Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to cover three major articles for the day. First article is related to global warming and its impact on mountainous area. Second article is related to Google ticks and third article judicial misconduct and in-house inquiry के बारे में है. आइए एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं. सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग की कैटेगरी में डालते हैं. अब जनरली ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है एंड क्लाइमेट चेंज अभी जो आपको देखने को मिल रहा है वो मेजरली एंथ्रोपोजेनिक है. मींस ये कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड है, यानी कार्बन की वजह से है. अब इस ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हिली एरियाज में या माउंटेन एरिया में क्या हो रहा है इसको इस आर्टिकल में बताया गया, जहां पर यूनेस्को की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यह बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से आपके ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, जिससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे. प्लस यहां पर परमाफ्रॉस्ट आपकी खत्म हो सकती है एंड इन एडिशन टू दिस स्नो कवर भी आपका डिक्रीज करेगा. ये रिपोर्ट आपके यूनेस्को ने रिलीज की थी वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर के टाइम पे. अब यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है इसका इंपैक्ट क्या होगा खासकर माउंटेन एरिया में. तो इसको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा. पहली चीज, आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं. अब ये क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझिए. लेट्स से ये एक ग्लेशियर है और इसके बीच वाला जो एरिया है यहां पर पानी मेल्ट कर चुका है, मतलब बर्फ मेल्ट कर चुकी है और पानी की फॉर्म में. अब इसकी आउटर बाउंड्री इसे इंटेक्ट करके रखी हुई है. अब जैसे ही ये आउटर बाउंड्री डैमेज हो जाती है तो यहां से पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है, जिससे नीचे वाले एरिया में सडनली एक फ्लैश फ्लड या बाढ़ आ जाती है, जिसे आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जानते हैं. अब पहला शॉर्ट टर्म में तो अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. दूसरी चीज, यहां पर लॉन्ग टर्म में वाटर अवेलेबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगी, जिससे ना केवल ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, बट इसके एडिशन में एग्रीकल्चर के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगी कि एग्रीकल्चर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर मेजरली वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी यील्ड और उसकी प्रोडक्शन. तो यील्ड और प्रोडक्शन आपकी डिक्लाइन करेगी. इन एडिशन टू दिस यहां पर आपको परमाफ्रॉस्ट डिक्लाइन करती हुई दिखेगी एंड स्नोफॉल पैटर्न्स में भी आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं. यानी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इस पूरे एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होंगे, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज होंगे. तो इसका इंपैक्ट ये रहेगा, जैसे मान लीजिए एकदम से सडनली कोई बारिश आई, क्लाउड बर्स्ट हो गया. अब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उससे लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लडिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर चेंज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं हमारे इस हिमालयन एरिया में या वर्ल्ड की माउंटेनियस एरिया में. तो कहते हैं तीन मेजर रीजन है. पहला, ब्लैक कार्बन. अब ब्लैक कार्बन कैसे? देखिए, हम जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उसमें से जो शूट पार्टिकल निकलते हैं उसे ब्लैक कार्बन कहा जाता है. यानी बर्न्ड आपका कोई भी फॉसिल फ्यूल का मटेरियल होगा वो आपका ब्लैक कार्बन की कैटेगरी में आएगा. जैसे आप मोमबत्ती भी जलाते तो उसका काला धुआं निकलता है ना, आप ऊपर चम्मच रखेंगे तो चम्मच काली हो जाती है, तो वो आपका ब्लैक कार्बन है. अब ये ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होता है आपके स्नो कवर्ड एरियाज में, जिससे उस एरिया की अल्बीडो वैल्यू डिक्लाइन करती है और अल्बीडो वैल्यू डिक्लाइन करने की वजह से वो हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करके वहां पर मेल्टिंग को कॉज करता है. दूसरा, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है. अब ग्लोबल टेम्परेचर राइज क्यों कर रहा है? कहते हैं कार्बन एमिशन की वजह से. अब जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है वो हिली एरिया में ऊपर की तरफ ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है, तो ये भी एक मेजर रीजन बन गया जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. मींस व्हाट आई मीन टू से इज, जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर राइज करेगा उतनी जल्दी बर्फ पिघलेगी, जितनी बर्फ पिघलेगी उतनी मीथेन रिलीज होगी और उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा और वो उतना ही ज्यादा यहां पे आपकी मेल्टिंग को कॉज करेगा. मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल आपका यहां से चालू हो जाता है, चल जाता है. फिर तीसरा जो रीजन है वो क्लाइमेट को लेके है, क्लाइमेटिक रीजन है, जहां पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा. पहले क्या होता था कि दिसंबर से स्नोफॉल स्टार्ट होता था एंड फेब एंड तक आपको स्नोफॉल देखने को मिलता था. अब स्नोफॉल जो है आपका रिड्यूस हो चुका है, यानी नई बर्फ गिर नहीं रही है
और पुरानी बर्फ पिघलती जा रही है। तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रही है। अब यहां पे हमारे इसके क्या इफेक्ट, मतलब आप ये मान के चलो कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट अगर हम समझे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के, तो क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, एक तो फ्लडिंग करेंगे, प्लस यहां पर अर्थक्वेक को भी कॉज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से इस एरिया में अगर वाटर बॉडी आपकी है, अब ये वाटर बॉडी अंडरलाइंग रॉक्स को क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो इससे प्रोबेबिलिटी ये है कि डैम इंड्यूस जो अर्थक्वेक होते हैं वैसे ही आपके यहां पर अर्थक्वेक आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस एकदम से सडन वाटर रिलीज होगा। तो आप एग्जांपल देखिए, चमोली में क्या हुआ था, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज देखने को मिलता है। केदारनाथ के टाइम पे भी सेम देखने को मिला था। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो सकता है। अब उसके बाद से ही आपको क्या देखने को मिलता है कि पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दोज एरियाज जहां पर वर्नेबिलिटी बहुत ज्यादा है। भाई हर दूसरे साल आपका डिजास्टर आ रहा है, देयर इज नो लाइफ सेफ्टी, सो पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम दोज एरियाज। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके सामने एक मेजर माइग्रेशन, एक मेजर प्रॉब्लम रहेगा। नाउ अगर हम बात करें तो यहां पर इसके कॉजेज की बात की जाए, तो कॉजेज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के या तो आइस डैम का फेलियर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आउटर वॉल कोलैप्स करके, या मोरेन यानी जो डिब्रीज होती हैं जो ऊपर नदी के साथ या ग्लेशियर के साथ बह के आई है। जैसे टर्मिनल मोरेन्स आपने सुना होगा, तो टर्मिनल मोरेन्स बेसिकली आपकी बर्फ के साथ बह के जो पत्थर आए होते हैं वो उस पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो अगर वो कोलैप्स कर गए तो भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर मेल्टिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ही है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से क्या इंपैक्ट है। जैसे आउटबर्स्ट फ्लड का आप एग्जांपल याद रख सकते हो चमोली का। रिवर सिस्टम के लिए थ्रेट अगर बात करें, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, तो दिल्ली का एग्जांपल आप याद रख सकते हो। परमाफ्रॉस्ट थाव के कारण जो आपकी लैंडस्लाइड होती है, तो यहां पर आप तिस्ता या चमोली का एग्जांपल फिर अगेन याद रख सकते हैं। देन आपका स्नो कवर रिड्यूस होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट टूरिज्म पे पड़ेगा, टूरिज्म डिक्लाइन करेगा तो वहां की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डिक्लाइन कर सकती है। इन एडिशन टू दिस, सी लेवल राइज आपके सामने एक मेजर कंसर्न है। So these are the things that you have to keep in mind in this article. Now let's talk about Google Ticks. अब Google Ticks की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने Google Ticks के नाम से एक डायरेक्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। अब क्या है ये टैक्स? जैसे गूगल आपने देखा होगा आपके यहाँ पर कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें से एक सर्विस होती है एड्स की। अब यहां पर ये होता है कि ये बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स हैं, क्योंकि इनका बेस इंडिया में नहीं है, ये बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम बाहर शिफ्ट कर लेती है, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मींस व्हाट दे डू इज जनरली वो इंडिया में अपनी इनकम कम शो करके डायरेक्टली अपने पैसे को बाहर मूव करके इंडिया के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी किसी तरह से कम कर लेती है। तो अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया शायद हो सकता है कि इस गूगल टैक्स को हटा दे। अब गूगल टैक्स के अलावा हमने जो ई कॉमर्स सर्विसेज है उनके ऊपर भी 2% का टैक्स लगाया था, बट बाद में उसे हटा दिया था। अब गूगल टैक्स को भी हम हटा रहे हैं बिकॉज अपने को ऐसा लग रहा है कि यूएस के साथ अपने को रिलेशंस खराब नहीं करने, खासकर ट्रेड रिलेशन। तो अभी ये टैरिफ वॉर जो चल रही है, वी डोंट वांट इंडिया टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो हम यहां पर अकोमोडेट कर रहे हैं यूएस के कंसर्न्स को। तो यूएस ने एक कंसर्न रेज किया था कि आप गूगल टैक्स जो हमारे टेक जायंट्स के ऊपर लगा रहे हो उसे आप हटाओ। तो यहां पर ये एक तरह का गूगल टैक्स क्या है, आपका इक्वलाइजेशन लेवी है, जो कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जो डिजिटल सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये टैक्स पैरिटी इंट्रोड्यूस करता है इंडियन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे गूगल, मेटा एंड Amazon, एप्पल, इन सब के ऊपर ये टैक्स आपका लगता है। अब जैसा मैंने आपको कहा 2016 में आपका इक्विजिशन लिवी यानी गूगल टैक्स को ऐड किया गया था। देन ई कॉमर्स के ऊपर 2% 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 2021 की अगर बात करें, यूएस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जहां पर 2024 में इंडिया ने ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया था उसे हटा दिया। अब 2025 में कहा जा रहा है कि गूगल टैक्स को भी यहां से हम हटा देंगे। अब यहां पे बात आती है इक्विजिशन लिवी क्या है ये।
अब ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो कि फॉरेन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर के ऊपर लगाया जाता है इंडिया के अंदर। एंड यहां पे अगर हम देखें तो इसको क्यों इंपोज किया जाता है, यहां पर पहली बात, हम टैक्स जायंट्स को कहीं ना कहीं जो अपने प्रॉफिट को इधर से इंडिया से शिफ्ट करते हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए, तो हम उसके लिए यहां पर इसको प्रमोट करते हैं। इन एडिशन टू दिस, हम अपनी डोमेस्टिक डिजिटल जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनको भी सेव करना चाहते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी। एंड थर्ड, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको लिवी करते हैं। अब यहां पे अगर बात की जाए तो अब अगर इसे रिमूव किया जाता है तो हमारी टैक्सेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इवन ओईसीडी का जो हमारा ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट था, ये उससे भी अलाइन होगा। एंड यहां पर ट्रेड रिलेशन जो यूएस के साथ अभी हमारे थोड़े से खराब चल रहे हैं, हम उसको भी ठीक कर पाएंगे, जहां पर यूएस के प्रेशर को हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, यूएस को समझा पाएंगे कि भाई वी आर ऑलरेडी डूइंग सम थिंग्स फॉर यू। एंड अगर फ्यूचर में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हम सोच रहे हैं इस साल के एंड तक हो जाएगा, अगर होता है तो इससे कहीं ना कहीं हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। Now let's come to the last article, that is about judiciary. अभी रिसेंटली एक जस्टिस यशवंत वर्मा जी थे, उनके घर में होली के दिन पे आग लगती है, जहां पर फायर ब्रिगेड्स वाले आते हैं और देखते हैं कि बहुत ज्यादा नोटों की जली हुई टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं। जिसके बाद ये बात पूरी मीडिया में आती है, और मीडिया में आने के बाद यहां पर आनन फानन में जुडिशरी एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाती है। अब देखो, सबसे पहला तो यहां पर हुआ क्या, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कंडक्ट की। एंड इन्होंने कहा कि भाई देखो, इसमें ना डीपली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अब यहां पर जस्टिस वर्मा जी का कहना यह है कि वो जो कैश है उनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ना उनके फैमिली मेंबर्स को। वो स्टोर रूम उन्होंने काफी टाइम से यूज करा ही नहीं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है इन हाउस इंक्वायरी के लिए, जिसमें आपके 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं एंड एक सीनियर हाई कोर्ट के जज होंगे। तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा के जो चीफ जस्टिस है, हिमाचल के जो चीफ जस्टिस है वो है, और शायद एक कर्नाटका के सीनियर हाई कोर्ट जज है जो इसमें पैनल में पार्ट रहेंगे। अब क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर, किस तरह से इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है? तो कहते हैं इन हाउस इंक्वायरी ना तो आपके स्टैट्यूट में गिवन है, ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। 1999 में ये जुडिशरी ने खुद से बनाया था, ताकि हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं उनकी इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, और इसे पब्लिक किया गया 2014 में। अब यहां पर क्या होता है, लेट्स से हाई कोर्ट के जज के पास कंप्लेंट आती है कि भाई कोई जज करप्शन केस में इन्वॉल्व, तो चीफ जस्टिस यहां पर डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये कंप्लेंट झूठी तो नहीं है। अगर सीरियस है या जैसी कंप्लेंट है उसके बेसिस पे जजेस का रिस्पांस आता है। अगर सीरियस है तो यहां पर चीफ जस्टिस आपके क्या करेंगे, कंसर्न हाई कोर्ट के जज के साथ मिलके, चीफ जस्टिस के साथ मिलके एक इस तरह की कमेटी बनाते हैं। अब अगर नॉन सीरियस कोई भी चार्जेस है तो वहां पर जज को कहीं ना कहीं कॉशियस किया जाता है कि भाई आगे से इस चीज का ध्यान रखें। अगर सीरियस है तो उन्हें रिजाइन करने के लिए कहा जाता है। इन केस अगर वो हाई कोर्ट के जज रिजाइन नहीं करते हैं तो उस केस में आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंडर यहां पर प्रेसिडेंट को सबसे पहले आप इन्फॉर्म करते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, हाउस के अंदर बिल लेके आते हैं जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज along with them this entire thing is done. For सुप्रीम कोर्ट जजेस आपके 3 जजेस के कमेटी बनती है, और वो सिर्फ हाई कोर्ट के ही होते हैं। मतलब यहां पे हाई कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी, अलॉन्ग विद 2 अदर आपके हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस के साथ भी ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये अच्छी बात है कि जुडिशरी ने सुओ मोटो इस चीज का संज्ञान लिया है, बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो जजेस की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को इंडिपेंडेंस के साथ बैलेंस करने की जरूरत है,
जहां पर एनजैक यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे रिफॉर्म को लेके आना चाहिए, जहां पर अपॉइंटमेंट के लिए एक मल्टी मेंबर बॉडी कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, एक आपके लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन जिन्हें सिलेक्ट करेंगे आपके लाइक सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो उनके बेसिस पे सिलेक्शन की बात की गई थी। तो एनजेक जैसे रिफॉर्म को हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी को बनानी चाहिए ताकि किसी भी तरह के मिसकंडक्ट को हम जांच कर सके। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि जो आपके लोकपाल है, लोकपाल ने ये कहा था कि भाई जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं एंड वी कैन कंडक्ट इंक्वायरी ऑन देम। तो किसी तरह से हम कुछ इम्पार्शियल इंक्वायरी का मैकेनिज्म बिल्ड कर सके ताकि लोगों के ट्रस्ट को हम बिल्ड कर सकें जुडिशरी के ऊपर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज के लिए आपके लिए एक टास्क है। जाने से पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये 3 क्वेश्चन है, मैं एक बारी साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 क्वेश्चन है आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड। आप इन 3 में से किसी के ऊपर भी आंसर लिखिए एंड मैं आपको इसका मॉडल आंसर कल अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। धन्यवाद।